मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर चंचला त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूं। इससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पास उनका परिचय या उनका योगदान बताने के लिए शब्द नहीं है। वो मेरी गुरु हैं और सिर्फ शोध निर्देशिका ही नहीं, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और अभी वर्तमान जीवन में भी जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं मैम से पूछती हूँ और आजीवन अभी भी मेरा सीखने का क्रम उनसे जारी है। तो मैं उनके बारे में कुछ कहूँ तो वह कुछ वैसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाना। मैं बस चंद लफ्जों के साथ मैम को यहाँ पर आमंत्रित करूँगी। चांद भी हैरान, दुनिया भी परेशानी में है। चांद भी हैरान, दुनिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। विलंब से शुरू किया, उसका दोष तो है हमारे ऊपर, तो थोड़ी सी बातें आपसे करेंगे। अभी बहुत ही सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उपन्यास पर, कहानी पर, कहानियों पर बातें आई और गंगा प्रसाद विमल की साहित्य में, कथा साहित्य में उपस्थिति को देखने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका दिखाई दिया। बातें चल रही थीं, उपन्यास पर बात चली, कहानियों पर बात चली और कई ऐसे निष्कर्ष सामने आए, बड़े मूल्यवान निष्कर्ष थे वो, और उसके साथ साथ कुछ उलझने भी सामने आई। क्योंकि आलोचना का जो दायित्व होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि रचना के मुकाबले में आलोचना ने भी अपने औजारों को बड़ा कस लिया है। तो गंगा प्रसाद विमल का साहित्य में प्रवेश देखिए, उनकी जो रुझाने हैं अपने रचनात्मक औजारों के प्रति, अपने सौंदर्य बोधीय उपकरणों के प्रति, अपने यथार्थ बोध के प्रति और उस यथार्थ बोध को कहने की चुनौतियों के प्रति। कल जो उद्घाटन सत्र था उसमें बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातों का संबंध उनकी निर्मिति से था। क्योंकि एक रचनाकार की निर्मिति का जो प्रश्न होता है या परिप्रेक्ष्य होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। सब लोग गंगा प्रसाद विमल नहीं हो सकते, सब लोग रमेश कुंतल मेघ नहीं हो सकते, सब लोग रविंद्र कालिया नहीं हो सकते। तो ये जो एक रचनात्मक शख्सियत निकलती है उसका अपना एक निर्माण होता है और उसका अपना एक विकास भी होता है। गंगा प्रसाद विमल की कहानियों को पढ़ते हुए और उनके उपन्यासों को पढ़ते हुए और उसके अलग जो उन्होंने बातें कही हैं उसको याद करते हुए, जैसे अभी दिनेश जी ने कहा कि जो हम नहीं समझ पाते या जो हम सुलझा कर नहीं कह पाते या जिसके भीतर हमें एक बिल्कुल कंडेंस्ड दृष्टिकोण विकसित होता हुआ नहीं दिखाई देता, या जिसमें एक जो कहते हैं ना, कहानी को देखो, उसके अर्थ को देखो, उसके विस्तार को देखो, उसके भीतर जो सक्रियताएं हैं उनको देखो और उसके भीतर से निकलता हुआ जो मूल्यबोध है या निष्कर्ष है उसको देखो। तो ये सब आसानियां नहीं हैं। जहाँ वहाँ क्या करो, कैसे करो? क्या ये सच है कि गंगा प्रसाद विमल ने लोकल होने के साथ साथ ग्लोबल होने के दबावों को बहुत समझ लिया? और अगर समझ ही लिया तो उनको क्यों लगा कि ग्लोबल कथा का जो विस्तार है, जो वैश्विक संदर्भ है,
उसका भी सांचा कभी मेरी कहानियों पर चले, यानी उसके भी उपकरण अगर मेरी जांच करें तो मेरे कहानियों में भी कुछ ऐसा हो जो उनके काम का हो। दिनेश जी जब ये कह रहे थे तो मैं याद करने लगी, कई एक जगहें हैं जहाँ वो ये बात कहते हैं कि हिंदी के कहानीकार को या हिंदी के रचनाकार को ये सावधानी रखनी चाहिए कि वो विश्व साहित्य का भी हिस्सा हो सके। और ख़ास तौर से वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेते हैं। उसी तरह दिनेश जी ने जैसे उनकी अच्छी कहानियों की चर्चा की है ना, तो उसमें उन्होंने हम वतन की बात कही। हम वतन जैसी कुछ एक कहानियाँ और हैं, सैलानी एक कहानी है, उसकी बात कही। गंगा प्रसाद विमल को क्यों लगा कि नई कहानी, नई कविता ये बिल्कुल अपर्याप्त हैं अपनी संरचना में, अपने अवबोध में, अपने मूल्यबोध में और अपने सौंदर्य बोध में। क्यों? और क्या हम उनकी कहानियों से, क्योंकि जब आप नई कहानी कहते हैं ना तो एक चीज़ और सुनाई देती है, आप कहें ना कहें वो सुनाई दे जाती है, वो व्यक्तिवाद है। और वो उसकी छाया जो है वो अस्तित्ववादी है। और अस्तित्ववाद का जहाँ जन्म हुआ था और जिस तरीके से जो महायुद्धों का एक पूरा का पूरा परिदृश्य था, जिसने कि ऐसे किसी मूल्य में विस्तार मतलब विश्वास घटा दिया मनुष्य का जो हमारी रक्षा करेगा। आप देखिए विश्व युद्ध की, दूसरे विश्व युद्ध की खास करके परिस्थितियों को देखिए, जहाँ जिसकी छाया में अस्तित्ववाद जन्म लेता है कि मनुष्य को की रक्षा करेगा समाज, व्यवस्थाएं, तंत्र, क्योंकि ईश्वर का समय समाप्त हो चुका था और मनुष्य का समय शुरू हो चुका था। और मनुष्य का समय बहुत सी संरचनाओं के साथ शुरू हुआ है ना, जो आर्थिक संरचनाएं बहुत ऊपर थी। और वो आर्थिक संरचनाएं बहुत सी चीज़ों को, जैसे कहा ना अभी श्री प्रकाश मिश्र ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, सत्य का जो रंग होता है, सत्य का जो रूप होता है, उसके संदर्भ में कहा। तो जो बहुत सारी संरचनाएं थी, आप ध्यान देंगे तो वहीं कहीं एक बात शुरू हुई जब ये सब तय हो रहा था कि ये जो पूरी की पूरी समाज और संस्कृति के बनने बदलने की ऐतिहासिक प्रक्रिया है, इसको किसी तरह की दिव्यता से जोड़कर न देखा जाए। तो वहीं कहीं एक बात और थी कि प्रश्न करो, हर चीज़ पे सवाल उठाओ, क्योंकि उसी से, प्रश्न करने से झूठ का जो मुलम्मा है वो छूट जाएगा। इसको कहा गया वैज्ञानिक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांचते चलो और जांच कर तय करते चलो। वो सब हुआ और उस पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया में एक ऐसे समय की कहीं भीतर ही, क्योंकि मुक्तिबोध बहुत लड़ते हैं जिन चीज़ों से, बहुत बार लड़ते हैं, और ख़ास करके जब व्यक्तिवाद का संदर्भ और नई कविता का संदर्भ आता है तो मुझे मुक्तिबोध बहुत याद आते हैं, क्योंकि मुक्तिबोध ही थे जो नई कविता की जो संकीर्ण सौंदर्य बोधीय मूल्य थे उससे टकरा रहे थे, और वो बहुत टकराए। वो व्यक्ति थे जिनकी अपनी जो उनकी कविता में जो संघर्ष चेतना थी, उसको आप कह रहे हैं ना सत्य और झूठ, वहाँ तो अच्छा खासा उनको या तो असत्य किया गया या संदिग्ध कर दिया गया है ना, तो उससे वो लड़ रहे थे। तो उन्होंने एक दो पंक्तियाँ लिखी, उनकी कविताओं में बहुत सारी चमकती हुई पंक्तियाँ मिलेंगी आपको। ये दो पंक्तियाँ हैं, तुम्हारे कारणों से जगमगाती है वो मेरे कारणों से सिकुड़ जाती।
नहीं होती कभी भी खत्म, कविता नहीं होती। इस कविता में वो कहते हैं कि जो अर्थ की दुनिया रची जाएगी, अभिप्रायों की दुनिया रची जाएगी, कहानियों में, कविताओं में, नाटकों में, वो अर्थ की दुनिया, उसके भीतर बड़ी दुनिया के सरोकार चमकने चाहिए, उसके भीतर अपने समय का इतिहास चमकना चाहिए, उसको भीतर अपने समय की ऐतिहासिक गतियां समझ में आनी चाहिए। और ये जब होगा तो जगमगाएगी। लेकिन मेरे कारणों से सकुच जाएगी। मैं पूनम सिंह को सुन रही थी तो इन्होंने एक कहानी का जिक्र किया, बड़ी अच्छी कहानी है और उस कहानी में कई सवालों के उत्तर हैं। वो केवल स्त्री विमर्श का प्रश्न नहीं है, उसमें बहुत सारे उत्तर हैं उसमें। तो वो कहानी में वो कहते कहते कहीं वो विमल जी अपने एक मित्र के साथ गए थे। विमल जी की कहानियों में मैंने कल कहा था कि वो अपने तरीके के धोखे रचते हैं, उनको आपको समझ ही में नहीं आएगा। आप जैसे नायक शुरू होगा ना, जहाँ बोलना शुरू करेगा, वो बड़ा ही, उसके पास कोई काम नहीं है, वो अपने कमरे में चाहे तो सो सकता है, अखबार भी एकदम बासी है, कोई ऐसी खबर नहीं है जो आपको अपनी ऊब से जगा दे, ऐसी कोई खबर नहीं अखबार में, तो वो ऐसे पड़ा हुआ है। और जब वो उठता है तो आपको ये नायक वैसा ही लगेगा, नई कहानी वाला, है ना। आपको बहुत दूर तक वो नायक नई कहानी का नायक लगेगा। फिर वो नई कहानी के नायक से निकल कैसे जाता है, क्योंकि वो आता है जब, तो इस नायक में अपने समय की गिरावट को लिखा है उन्होंने। ये नायक जो आकलन करता है, ये जो देखता है, और हर जगह कहते हैं ना कि आपको एक ही आदमी सब जगह जाता मिलेगा, है ना। कभी कभी उसका नाम है और कभी कभी नाम तब है जब वो उसमें नाम आया है, अरे यार विमल तुम क्यों मुझे संकट में डाल रहे हो, तब आपको उसका नाम पता चलेगा। और तब बड़ी गुंजाइश है कि आप विमल जी को वहाँ पे देख लें, लेकिन वो विमल जी नहीं है। जैसे मुक्तिबोध के काव्य नायक को मुक्तिबोध समझ के ही उन पर प्रहार हुए, उसकी जो प्रातिनिधिकता है इतिहास में उसको नहीं समझा गया, और मुक्तिबोध के दुस्वप्न अंधेरे में फलाना ढिमाका, है ना, उस दौर में बड़ी शल्य क्रियाएं हुई उनकी। तो ये वो जो लड़की है, आप देखिए ये बड़े जटिल कथानक हैं। ये सच बात है कि क्यों बहुत दूर तक आपको भटकन मिलेगी। जैसे हमें क्या बताऊं, बहुत सी कहानियां मेरे दिमाग में आ रही हैं उनकी, जो आपके पाठक को भटकाती। तो वो जो मछेरन है, वो पहली बार जब जाती है तो कहती है, वो कन्फेशन होता है ना जो क्रिश्चियनिटी में, ये एक कि आपने अपराध किया है तो आप अपराध के बोध से, ग्लानि से, पश्चाताप से और उसकी दारुण यातना से निकल सकते हैं। आपको सुनने के लिए कोई बैठा है खिड़की के उस पार। ये बड़ी मज़ेदार बात है और इस पे बड़ी सारी कहानियां हैं, और ये वो खिड़की है जहाँ से मनुष्य के मन की जटिलताएं कान लगाकर सुनी जा सकती, वो है इस कहानी में। तो वो कहती है कि मुझे वो ले गया और मैं उसको मित्र समझती थी और उसने मेरे साथ बलात्कार मेरा किया, तो और मैं बहुत नाराज़ है वो, उसको गाली देती है, बहुत सारी गालियाँ देती है, और ये दोनों मित्र जो हैं वो सुनना चाहते हैं। ये विमल जी की कहानियों में जो कहा ना प्रयोग धर्मिता, उन्होंने ऐसे ऐसे बनाया है कि कहीं कहीं पाठक भी सोचता है कि वो जो बोल रही है सब सुनाई दे, नहीं सुनाई देता। जबकि लेखक चाहे तो वो जो बोल रही है सब सुनवा सकता है, लेकिन लेखक ने नहीं चाहा। लेखक ने नहीं चाहा कि आप उसके, क्योंकि एक तो वो तमिल बोल रही है,
और तमिल बोल रही है तो उनके साथ जो उनके मित्र हैं वो भी लेखक हैं, हम लोगों ने पहचाना वो लेखक हैं, लेकिन वो भी केवल मित्र हैं, वो नाम नहीं है, ये बदल दिया है उन्होंने। तो वो कहता है यार तुम क्यों किसी का अपराध मुझसे सुनना चाहते हो, वो बड़े परेशान हैं और वो कहते हैं ये पाप होता है, क्रिश्चियनिटी में ये बहुत पाप है कि आप किसी के पाप को सुन लीजिए। तो कहता है कि हम लोग तो क्रिश्चियन नहीं हैं तो हम क्यों ना सुने। वो बड़े सारे तर्क देता है, फिर वो सुनना शुरू करता है, और जब सुनना शुरू करता है तो सुनने वाले ये छल तो करते ही हैं कि सुनेंगे इतना बताएंगे इतना, तो वो भी इतना ही इतना बताता है। और पाठक जो है वो रोए रोए से वो सुनना चाहता है, क्योंकि भाई एक स्त्री उसको कोस रही है, गाली दे रही है जिसने उसके साथ बुरा किया, तो वो उसको बताते हैं। लेकिन बताने में बहुत सी फुसफुसाहटें हैं, और जैसे वो आती है जैसे वो जाती है ये बताया विमल जी ने। और फिर उसी तरह अच्छा वो चली गई, वो निकल के चली गई, वो निकल के चली गई तो ये लोग भी समुद्र के किनारे आ गए। अब ये लोग उसके आसपास बने हुए हैं और उसके क्रियाकलापों की जांच कर रहे हैं। इन लोगों की बड़ी भारी रुचि है उस स्त्री में, और ये जानने में कि ये जो पुरुष है जिसको वो अपना मित्र कह रही थी और जिसने उसका बलात्कार किया वो कौन है। तो ये जो मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं, बिल्कुल अकहानी और अकविता ने क्या किया है ये आप विमल जी के शिल्प में जाएंगे तो पता चलेगा। और अकहानी अकविता के में अटके बहुत से कवि नहीं आते, बहुत से लेखक नहीं आते, लेकिन सत्य को उसके उघड़े हुए रूप में कहने का शिल्प लेकर आते हैं बहुत से लेखक उस दौर के। आप पहचान लेंगे कि कैसे कहा जाए, उसको उघाड़ के कैसे कहा जाए, उसको निष्कवच कैसे लाया जाए यथार्थ को, क्योंकि किसी भी अर्थ पर कैसा भी पर्दा डालना उसको ओझल कर देता है। तो ये किया उन्होंने और सुना, बार बार सुना। और उसमें महत्वपूर्ण क्या है, उसमें महत्वपूर्ण ये है कि वो स्त्री, आपको लगेगा कि उसके अंदर दुचित्तापन है, उसको तय नहीं कर पा रही है कि जो उसके साथ हुआ उसमें कितनी हिंसा थी, ये वो तय नहीं कर पा रही है। और ये कहने का जो सलीका नहीं, क्योंकि आप सोचिए बहुत लोग इस बात को स्त्री देह, स्त्री मन और प्रेम और हिंसा, ये कैसे गडमगड हो जाते हैं कहीं पर, ये आपको वहां दिखाई देता। तो इसलिए लगता है कि एक तो वो चाहते हैं, जैसे अभी दिनेश जी ने कहा कि वो धोबी का लड़का था। आप देखिए बहुत सी कहानियों में उन्होंने ये जो अलगाव, एक प्रिज्म कहानी है, प्रिज्म कहानी को अगर आप समझिए कि वो विमल जी की कहानियों को देखने वाला रूपक है। जैसे प्रिज्म का तो आप जानते हैं प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश की एक रेखा को कई रेखाओं में, है ना, बांट देता है। उसी तरह यथार्थ उनके यहाँ बट कर आता है। यथार्थ के जितनी रेखाएं होंगी, जितनी किरणें होंगी, वो आएगा, उस तरीके से आएगा। तो वही करते हैं वो। खंडहर की खेती जैसी कहानी का जिक्र किया है ना, खंडहर की खेती में भी आया है कि दूसरी जात के लोग आए हैं तो वो कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, वो चाहे तो आपको ये मिलेगा कि पहाड़ खंडहर क्यों हो रहा है। पहाड़ केवल बाहर से आए हुए विकास की लहर से खंडहर नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ी थीसिस है कि जब भारत को आज़ाद कराना हुआ तो स्त्रियों ने अपने सवाल पूछे
कि आपको जो आज़ादी, ये आज़ादी पूछा गया है, लोकतंत्र के उदय के साथ ही ये आज़ादी का सवाल उठने लगा था, स्त्रियों की आज़ादी का सवाल, है ना। वर्जीनिया वुल्फ पूछ रही थी, बहुत सारे चिंतक उसी दौर के पूछ रहे थे कि आपकी आज़ादी, आपका लोकतंत्र, इसमें हम कहाँ हैं। तो हमारे यहाँ भी स्त्रियों के सवाल उस समय पूछे जाने लगे थे, आज़ादी के सवाल। तो ये जो समाज और संस्कृति के सवाल हैं, ये विमल जी के यहाँ बहुत अपरेंट टेक्स्ट होकर नहीं आए, एक बहुत ऊपरी ढंग का पाठ नहीं आया है, वो बड़ा एक कहते हैं ना भीतर रखा हुआ है, और बहुत सी कहानियों में बड़े तरीके से रखा हुआ है। उपन्यास में श्री प्रकाश शुक्ल जी ने बहुत सारी बात की। उपन्यास को की पूरी परंपरा, कोई भी लेखक किसी भी समय लिखना शुरू करे, वो हिंदी विभाग में पढ़ाता हो न पढ़ाता हो, और हिंदी विभागों की टेक्स्ट बुक के लोगों को पढ़ता हो न पढ़ता हो, लेकिन अगर वो लेखक है तो उसकी पढ़ने की बड़ी परंपरा होगी ही। मनुष्य के मन और बाहरी यथार्थ और उसका संघर्ष और इन तमाम चीज़ों को समझने का, क्योंकि जो भी खड़ा होता है, अजायब साहब द्विवेदी वगैरह सब कहा कल कि उनके संग साथ में उपजा। इंद्रनाथ मदान आधुनिकता पर बहस शुरू कर रहे थे, वो समय था गंगा प्रसाद विमल का। रमेश कुंतल मेघ अपनी किताब में जिनको समर्पण करते हैं, क्योंकि समय एक शब्द है, उसमें जिक्र है गंगा प्रसाद विमल का, मगर इस कारण से वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो महत्वपूर्ण इस कारण से हैं कि वो चौखटे तोड़ना चाहते थे, और वो ये बहुत, वो कहते थे एक सुनियोजन है। होता क्या है, आस्वाद की भी तो रूढ़ियाँ होती हैं। हम सब जो पढ़ते हैं उपन्यास, बहुत से उपन्यासों को हम कहते हैं पठनीय है, क्योंकि बहुत ही पठनीयता का जो लेवल है, स्तर है, वो कोई किताब को अच्छा कमज़ोर नहीं बता सकता। बहुत सी किताबें हैं जो आपके उस आस्वाद की रूढ़ी को तोड़ सकती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि गंगा प्रसाद विमल के उपन्यासों को, चाहे मानुष खोरो या कोई और, आप बहुत पन्ने पढ़ते जाएंगे तो एक जो सुसंबद्धता वाला क्रम होता है वो है नहीं, है ही नहीं, और आपको खोजना पड़ेगा। और मत खोजिए, मत खोजिए। हो सकता है कोई तार मिल जाए जिसकी कड़ी पर लटके हुए अर्थ कई दिखाई दे जाए, हो सकता है न भी मिले। तो एक कहानी और जिक्र करके, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, वो इंता फिनता कहानी। और मैं सोच रही थी ये इंता फिनता क्यों है, ये बड़ा अपरिचित है ना। ये कौन है इंता, ये कौन है फिनता, कहाँ आ गए ये। जो कहा ना, कहानी में राम वर्मा का घर खोजने चले, और नई कहानी का जो पात्र होता है, जैसे मैंने कहा, एक नई कहानी के दौर में बहुत सी कहानियाँ ऐसी थीं जिनमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाई देती, न पहचाना जाना। आपको अपरिचय का जानना होगा कि इसका एक मुहावरा है अपरिचय, तो आप कैसे जानेंगे कि वो इस बात से संतप्त है नायक कि उसको कोई पहचान नहीं रहा है, वो लाइन में लगा है, कोई जान पहचान का नहीं। गंगा प्रसाद विमल उसके भीतर रुकते नहीं हैं ऐसे एक चरित्र के। वो कहते हैं ना पहचानने वाला समुद्र कौन सा है। किसी मनुष्य को उसकी विशिष्टता में, उसके नाम में, उसके परिचय में न पहचानने वाला समुद्र क्या है, कौन है। और वो बहुत सारी कहानियों में है उनकी। तो इस कहानी में भी वो जाता है, तो जो न पहचान का जो संकट है ना, बहुत सी कहानियों में उसको था ली गंगा प्रसाद विमल। और इंता फिनता में एक रूपक रच दिया। वो रूपक ये है कि जहाँ राम वर्मा रहता है वो एक बस्ती है, और उस बस्ती में सब जानते हैं राम वर्मा को।
और जब वो उस बस्ती से लौटता है तो उसके साथ बड़ा मतलब आपको लग सकता है कि ये क्या बात हुई। एक दुकान है जिसमें नाटक के रंगमंच के काम के सामान हैं, मुकुट है, सिंहासन है, तलवार है। और ये जो इनका नायक है वो सिंहासन पे बैठता है तो हत्था गिर जाता है और वो कहता है जहाँ पनाह बनकर आप बैठिए यहाँ पर। ये सब होता है। और लौट रहा है वो, तो उसको फिर से अचानक शहर जो दिल्ली है, दिल्ली की जगहें, नियॉन लाइट्स, दुकानें, चमचमाहटें, रफ्तार सब दिखने लगती है। तो वो सोचता है कि मैं जहाँ से लौट के आया हूँ और जहाँ मैंने बड़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी, मैं देखूँ वो है, वो उधर किधर से गया था, मैं जाऊँ क्या। जब वो लौटता है तो अब वहाँ दीवार है और वो व्याकुल होता है। उन्होंने कई जगह ये कहा है कि कहानी में निरुद्वेगता का शिल्प बड़ा काम का होता है, यानी आप बहुत भावुक हुए बिना बात करें। बहुत इंटेंसिटी भावनाओं की उन्होंने नहीं रखी है। तो वो सोचता है कि मैं जाके देखूं कहाँ है वो, है ही नहीं। यही जादू है, ऐसी कोई बस्ती ही नहीं है। तब वो लौट रहा है, फिर से उसको बस पकड़नी है और अंत यहाँ है कि पेड़ों पर, जो बचे हुए पेड़ होते हैं शहरों में, उन पर पक्षी जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है, वो है इंता फिंता। तो इस तरह से गंगा प्रसाद विमल की कहानियों का चैलेंज अलग है, शिल्प अलग है, उनका अपना एक विकास अलग है, उनके ऊपर देश का, विदेश का और पहाड़ का असर अलग है। पहाड़ का असर है। पहाड़ के असर को आप मानुष खोर में आप जब देखेंगे, मुझे तो लगा कि मैंने बहुत पढ़ा है, तो ये तो मेरा मन ही नहीं किया कि मैं इन पन्नों से आगे बढ़ूं। तो बहरहाल थोड़ा सा इनता फिनता करके मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।